हेलो एवरीवन, आप बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं, ब्रिज प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं, आप किसी हाईवे के प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं, ये मैटर नहीं करता है। आज का सेशन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में हम बात करेंगे क्वांटिटी सर्वेइंग के बारे में। क्वांटिटी सर्वेइंग क्या होता है, क्वांटिटी सर्वेइंग की क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये आप सभी को पता है। इस पे हम कोई बात नहीं करेंगे। आज के सेशन में हम बात करेंगे कोई बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है, कोई हाईवे का प्रोजेक्ट है, कोई ब्रिज का प्रोजेक्ट है, तो उसका क्वांटिटी सर्वेइंग कैसे किया जाता है, क्वांटिटी सर्वेइंग करने का क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। अगर आपके हाथ में कोई प्रोजेक्ट पकड़ा दिया जाए, बोले इसका क्वांटिटी सर्वेइंग करना है, तो क्वांटिटी सर्वेइंग करने के लिए आप क्या स्टेप फॉलो करेंगे, तो वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरह से एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का हम एक्सेल शीट पे क्वांटिटी सर्वेइंग करते हैं। पूरा एक मैं आपको रोड मैप दूंगा। आने वाले 10 मिनट में आपको विजुलाइज हो जाएगा कि आप एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का किस तरह से क्वांटिटी सर्वेइंग कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, पूरा प्रोसेस आपको सिखाऊंगा। और एक अच्छा क्वांटिटी सर्वे बनने के लिए क्या क्या चीजें आपको आनी चाहिए, एक क्वांटिटी सर्वेइंग के दरमियान हम लोग एक्सेल शीट पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं, ये सारी चीजें आने वाले कुछ समय में आपको विजुलाइज हो जाएंगी। तो दोस्तों, मैं हूं संदीप सिंह, प्रोफेशनल एस्टिमेशन एंड बिल्डिंग इंजीनियर, और आप सभी इंजीनियर्स के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर। आप सभी का मैं रेनफोर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आप बने रहिए हमारे साथ और हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। दोस्तों, अगर हम क्वांटिटी सर्वेइंग की बात करें तो क्वांटिटी सर्वेइंग के नाम से ही पता चल रहा है क्वांटिटी सर्वेइंग, जिसमें हम क्वांटिटी की सर्वेइंग कर रहे हैं। लेकिन किसकी क्वांटिटी निकालनी है, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही हो जाता है। आपको क्या लगता है क्वांटिटी सर्वेइंग में हम मटेरियल की क्वांटिटी निकालते हैं? जी नहीं। ऐसे क्वांटिटी सर्वेयर सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, आपको आइटम की समझ होनी चाहिए, अदरवाइज आप क्वांटिटी किसकी निकालेंगे। अगर आपकी मदर आपको बोले कि बेटा मार्केट में जाना है और 5 किलो सब्जी लेके आना है, तो आपके पास क्वांटिटी तो है लेकिन आपके पास आइटम नहीं है कि कौन सी सब्जी लेके आनी है, तो क्या लेके आएंगे आप। इसी तरह से एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में आपको आइटम की समझ होना बहुत जरूरी है। आप बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं तो उसमें कौन से आइटम बनते हैं, एक हाईवे के प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं तो उसमें कौन से आइटम बनते हैं, एक ब्रिज के प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं तो उसमें कौन से आइटम बनते हैं, तो उस आइटम की और उसके मेजरमेंट की समझ होनी चाहिए। अगर आपकी मदर सिर्फ इतना बोल दें कि मार्केट में जाना है 5 किलो सब्जी लेके आना है, तो आप क्या लेके आएंगे, आप नहीं लेके आ पाएंगे। अगर वो प्रॉपर आपको स्पेसिफाइड करें कि आपको 2 किलो आलू लेके आना है, 1 किलो आपको प्याज लेके आना है, 1 किलो आपको टमाटर लेके आना है और 1 किलो आपको भिंडी लेके आनी है, तो क्या है, अभी आपके पास आइटम भी है और उसकी क्वांटिटी भी है। आप मार्केट में जाके इजीली आप सब्जी लेके आ सकते हैं। वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी होता है किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में। एक अच्छा क्वांटिटी सर्वे बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको आइटम की समझ होनी चाहिए। आप कोई सा भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट करें, उसमें कौन कौन से आइटम बन रहे हैं, उसकी आपको समझ होगी तो ही आप आगे काम कर पाएंगे। तो आप यहाँ पे देखिए कि हम लोग किस तरह से किसी प्रोजेक्ट का क्वांटिटी सर्वेइंग करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वांटिटी सर्वेइंग किस तरह से करते हैं, इसका मैं आपको पूरा एक रोड मैप देने वाला हूँ, जिसको आप फॉलो करके किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का क्वांटिटी सर्वेइंग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, ऐसे क्वांटिटी सर्वेयर क्या इंपॉर्टेंट है। आप बिल्डिंग प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं, आप हाईवे प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं, आप ब्रिज प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं, तो उस प्रोजेक्ट को साइट पे एग्जीक्यूट करने के लिए हमें क्या क्या काम करना पड़ेगा, उस काम की समझ होनी चाहिए। उसी काम को हम लोग क्वांटिटी सर्विंग और बिलिंग की भाषा में आइटम बोलते हैं, और इसी चीज को हम लोग प्लानिंग की भाषा में एक्टिविटी बोल रहे होते हैं। तो सबसे पहले हमें आइटम की समझ होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वांटिटी सर्विंग में सबसे पहले हमें क्या चाहिए, फाइंड आउट ऑल दी पॉसिबल आइटम्स, और इसको आप नॉर्मल भाषा में काम बोल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको काम की समझ होनी चाहिए। अगर आप बिल्डिंग प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो बिल्डिंग प्रोजेक्ट में स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपके कौन कौन से स्टैंडर्ड आइटम बनते हैं एज पर आपका पीडब्ल्यूडी और एज पर आपके सीपीडब्ल्यूडी। तो अगर हम बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स में बात करें तो सबसे पहले जो काम होता है वो होता है आपका सरफेस ड्रेसिंग का, जिसको आप लोग साइट क्लीनिंग बोलते हैं, जिसको हम लोग मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। इसके बाद जो दूसरा काम होता है वो आपका होता है अर्थवर्क एक्सकवेशन का, जिसको हम लोग मीटर क्यूब में करते हैं। इसके बाद अगर आप देखें तीसरा काम होता है, तीसरा काम में हम लोग पीसीसी लेइंग कर रहे होते हैं, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, जो कि डिफरेंट ग्रेड्स में होती है, तो उसका भी आइटम आपका मीटर क्यूब बनता है। इसके बाद हम लोग स्टील रीइंफोर्समेंट लगा रहे होते हैं, आपका सरिया बांध रहे होते हैं। तो सरिये में 2 आइटम बनती है, एक बिलो द प्लिंथ लेवल आपका मीट्रिक टन में, और एक अबव द प्लिंथ लेवल आपका मीट्रिक टन में। 2 आइटम बन रही होती हैं। इसके बाद हमारा शटरिंग होता है, तो शटरिंग वर्क होता है, उसकी आइटम आपकी मीटर स्क्वायर में बनती है अलग अलग आरसीसी मेंबर के हिसाब से। इसके बाद हम लोग कंक्रीटिंग कर रहे होते हैं, रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट कर रहे होते हैं डिफरेंट ग्रेड्स की, तो उसके अकॉर्डिंग भी इसमें 2 आइटम बनते हैं। एक बिलो द प्लिंथ लेवल आपका मीटर क्यूब बन रहा होता है ग्रेड के हिसाब से, एक अबव द प्लिंथ लेवल आपका मीटर क्यूब बन रहा होता है ग्रेड के हिसाब से। इसी तरह से आप आगे स्ट्रक्चर में बढ़ेंगे तो अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। आपका ब्रिक वर्क होता है, तो ब्रिक वर्क में भी आपकी 2 चीज़ें होती हैं, एक आपका 9 इंची का ब्रिक वर्क होता है, वो आपका मीटर क्यूब बनता है। इसके अलावा एक 4.5
हाफ इंची का ब्रिक वर्क होता है, वो आपका मीटर स्क्वायर में आइटम बनता है। इसके अलावा अगर आप फ्लाई एश की ब्रिक लगा रहे हैं तो उसकी आइटम अलग बनती है मीटर क्यूब में। अगर आप डबल AC के ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं तो आपका 6 इंची का ब्लॉक है, 8 इंची का ब्लॉक है, 10 इंची का ब्लॉक है, ये सब मीटर क्यूब में आइटम बन रहे होते हैं। अगर 4 इंची का है तो वो आपका मीटर स्क्वायर में जाता है। आपका प्लास्टरिंग वर्क हो रहा है तो उसकी आइटम भी आपकी मीटर स्क्वायर में जा रही होती है, डिफरेंट डिफरेंट रेशियो के हिसाब से कि आप आउटर में कर रहे हैं कि इनर में कर रहे हैं कि आप सीलिंग में प्लास्टर कर रहे हैं। आपका फ्लोरिंग का आइटम बनता है, वो भी आपका मीटर स्क्वायर में बनता है। डिपेंड करता है कि आप किसकी फ्लोरिंग कर रहे हैं, आप टाइल्स की कर रहे हैं, मार्बल की कर रहे हैं, आप ग्रेनाइट लगा रहे हैं, आप वुडन की फ्लोरिंग कर रहे हैं। अदरवाइज आपकी स्कर्टिंग हो रही होती है तो वो आपकी रनिंग मीटर में जा रही होती है। इसी तरह से आपका पेंट होता है, उसको भी हम मीटर स्क्वायर में कर रहे होते हैं। तो इस तरह से एक बिल्डिंग प्रोजेक्ट में बहुत सारे आइटम्स होते हैं। तो एज पर PWD पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, हर एक स्टेट गवर्नमेंट में जितना भी काम हो रहा है तो वहाँ पे देखेंगे एक पर्टिकुलर PWD डिपार्टमेंट होता है, उसका एक SOR होता है, शेड्यूल ऑफ रेट। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से आइटम बनते हैं। जैसे अभी हम दिल्ली में हैं तो आपका दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट होता है। अदरवाइज CPWD का एक एनालिसिस ऑफ रेट आता है जो कि ऑलमोस्ट हर साल पब्लिश किया जाता है। तो उसमें आपके हर एक आइटम्स के बारे में डिटेल में लिखा हुआ है कि कौन कौन से आइटम बनेंगे, तो उन आइटम की आपको समझ होनी चाहिए। तो ये मैंने सिर्फ आपको एक बिल्डिंग प्रोजेक्ट के बारे में आइडिया दिया है कि ऐसे क्वांटिटी सर्वर आप अगर बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं तो आपको हर एक आइटम की समझ होनी चाहिए कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपका अगर स्ट्रक्चरल वर्क हो रहा है, अगर आपका इंटीरियर वर्क हो रहा है तो उसमें कौन कौन से आइटम बनेंगे और उसकी हम मेजरमेंट कैसे करेंगे। इसी तरह से अगर आप किसी हाईवे के प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, आप किसी रोड के प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, किसी एक्सप्रेसवे के प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, तो उसमें भी आप देखेंगे एज पर शेड्यूल ऑफ रेट ऑफ एनी PWD डिपार्टमेंट ऑफ एनी स्टेट कौन कौन से आइटम बनती है। फिर एज पर MORTH मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे कौन कौन से आइटम बनते हैं वो आपकी समझ होनी चाहिए। अगर आप एक हाईवे के प्रोजेक्ट में देखेंगे तो आपका ट्री कटिंग का आइटम बनता है उसकी गर्थ के हिसाब से। कोई भी आपका पेड़ है, अगर आप ग्राउंड लेवल से 1 मीटर ऊपर जाके उसकी गर्थ यानी सर्कमफ्रेंस चेक करेंगे, अगर वो 300 mm से ज़्यादा है तो वो आपका ट्री का आइटम बनता है, ट्री कटिंग का आइटम बनता है। नंबर्स में कि हमें कितने सारे पेड़ काटने हैं, और बाकी 300 mm के नीचे जो भी चीज़ें जाएंगी वो सब आपका क्लियरिंग एंड ग्रबिंग में चला जाता है, जिसको आप CNG बोलते हैं। तो उसकी आइटम आपकी मीटर स्क्वायर या फिर हेक्टेयर में बनती है, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया हो रहा होता है। और इसके बाद देखेंगे तो उसमें भी आपका एम्बैकमेंट का आइटम बनता है। हम लोग एम्बैकमेंट बना रहे होते हैं कटिंग या फिर फिलिंग करके, तो पूरा मीटर क्यूब में आपका आइटम बनता है। आपकी सब ग्रेड की आइटम बनती है आपकी मीटर क्यूब में। GSB ग्रेनुलर सब बेस की आइटम बनती है आपकी मीटर क्यूब में। उसके बाद आपका WMM आता है, वेट मिक्स मैकेडम, उसकी आइटम बन रही होती है आपकी मीटर क्यूब में। और WM के ऊपर आप देखेंगे हम लोग, अगर आपका फ्लेक्सल पेमेंट बन रहा है तो उसमें हम लोग प्राइम कोट स्प्रे करते हैं, तो उसकी आइटम बनती है मीटर स्क्वायर में। और उसके ऊपर से फिर हमारी एस्फाल्ट कंक्रीट की लेयर्स आ जाती हैं, तो आपका टेक कोट आता है बाइंडिंग के लिए कि जो आपकी विटामिन की लेयर्स आ रही हैं और जो आपकी WM है उसके बीच में प्रॉपर बाइंडिंग हो, तो उसको भी हम मीटर स्क्वायर मेजर कर रहे होते हैं। उसके बाद फिर आपका DBM डेंस बिटुमिनस मैकेडम का आइटम आ रहा होता है, उसको भी हम मीटर क्यूब मेजर करते हैं। उसके बाद फिर हमारी BC बिटुमिनस कंक्रीट आ रही होती है, उसको भी हम लोग मीटर क्यूब मेजर कर रहे होते हैं। अगर आपका फ्लेक्सल पेमेंट, यही चीज़ अगर आपका रिजिड पेमेंट यानी सीमेंट कंक्रीट का रोड होगा तो उसमें भी ऑलमोस्ट इसी तरह से आइटम बनेंगे, बस ऊपर आके आपका DLC का लेयर आ जाएगा, ड्राई लीन कंक्रीट का, उसमें भी मीटर क्यूब का आइटम बनता है। आपका PQC का लेयर आ जाएगा, पेमेंट क्वालिटी कंक्रीट का, उसमें भी आपका मीटर क्यूब में आइटम बन रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें। इसके अलावा आपका रोड में फर्नीचर वर्क होता है, जिसमें आपकी रोड की मार्किंग्स हो गई, वो आपका मीटर स्क्वायर में आइटम बनता है। इसके बाद देखेंगे आपके क्रैश बैरियर्स हो गए तो वो आपके रनिंग मीटर में आते हैं। आपके कर्व स्टोन हो गए वो भी आपके रनिंग मीटर में आते हैं। आपके डिफरेंट डिफरेंट साइंस लग रहे हैं वो आपके नंबर्स में आ रहे होते हैं। तो इस तरह से आपको आइटम की समझ होनी चाहिए कि अगर आप एक हाईवे के प्रोजेक्ट में हैं तो कौन कौन से आइटम बनते हैं। और इसी तरह से आप देखेंगे अगर आप किसी ब्रिज के प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं तो ब्रिज के प्रोजेक्ट में कौन कौन से आइटम बनते हैं। ब्रिज में 3 पार्ट होते हैं। एक आपका फाउंडेशन होता है, तो फाउंडेशन की अलग तरह से कॉस्टिंग होती है। तो फाउंडेशन में कौन कौन से आइटम बनेंगे, फाउंडेशन में अर्थवर्क का आइटम बनेगा, आपका कंक्रीट वर्क का आइटम बनेगा, RCC के आइटम होंगे, PCC के आइटम होंगे। तो कौन कौन से आइटम बनेंगे, उसकी मेजरमेंट कैसे होगी। आपका फिर आता है सब स्ट्रक्चर, तो सब स्ट्रक्चर में कौन कौन से आइटम बनेंगे, उसकी मेजरमेंट कैसे होगी। सुपर स्ट्रक्चर में कौन कौन से आइटम बनेंगे, उसकी मेजरमेंट कैसे होगी। तो कहने का मतलब ये है कि आप बिल्डिंग प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहे हैं, एक हाईवे प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहे हैं, एक ब्रिज के प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहे हैं, आप किसी प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहे हैं, तो उसके आइटम की समझ होनी चाहिए, इसमें कौन कौन से आइटम बनते हैं। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसी तरह से आपको क्वालिटी कंटेंट मिलता रहेगा। और आपने अभी तक हमारा एप्लीकेशन रीइंफोर्स डाउनलोड नहीं किया है तो अभी आप डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का कंटेंट मिलेगा एक अफोर्डेबल प्राइस में। आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, क्वांटिटी सर्वेइंग में आइटम की समझ ली कि एक प्रोजेक्ट में कौन कौन से आइटम बनते हैं, उसको हम मेजर कैसे करते हैं। उसके बाद देखेंगे आगे हम लोग क्या करते हैं। अब ये जो आपके आइटम है उस आइटम को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे
कि किस प्रोजेक्ट में कौन सा आइटम बनेगा, उसके लिए ड्राइंग्स आती हैं। तो आपको ड्राइंग की भी समझ होनी चाहिए कि हम लोग ड्राइंग को कैसे रीड आउट करते हैं, ड्राइंग को हम कैसे एनालिसिस करते हैं। अपने मन से थोड़ी ना आप किसी प्रोजेक्ट में कोई सा भी आइटम बना दोगे, जो आपका क्लाइंट बोल रहा है वही तो आप करोगे ना। तो कोई भी मार्केट में प्रोजेक्ट आता है तो सबसे पहले उसकी ड्राइंग्स बनती हैं। वो सारी ड्राइंग्स, मार्केट में बहुत सारा कंसल्टेंसी, अगर आपके बिल्डिंग के प्रोजेक्ट्स हैं तो आपके आर्किटेक्चर कंसल्टेंट हैं, आपके स्ट्रक्चर कंसल्टेंट हैं, आपके एमईपी के कंसल्टेंट हैं, वो आपकी ड्राइंग्स बना के देते हैं। तो एक क्वांटिटी सर्वे के पास सारी ड्राइंग्स आती हैं। तो क्वांटिटी सर्वे का काम है कि उन ड्राइंग्स को एनालिसिस करना, उन ड्राइंग्स को पढ़ना और उसमें से निकालना कि अगर इस प्रोजेक्ट को हमें साइट पे एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए हमें कौन कौन सा काम करना पड़ेगा और उसको हम कैसे मेजर करेंगे। तो काम की जो समझ है वो हमें ड्राइंग से निकालनी होती है कि इस प्रोजेक्ट में कौन कौन से काम होंगे और कौन कौन सा काम नहीं होगा। आप अपने मन से कुछ नहीं कर सकते, जो क्लाइंट बोल रहा है वही आपको करना है। और क्लाइंट जो बोल रहा है वो आपकी ड्राइंग आपको बता रही होती है कि इस चीज़ में हमें ये चीज़ें करनी है। अगर आपका बिल्डिंग प्रोजेक्ट है तो उसमें आपको ड्राइंग्स देखनी है कि आपका जो फ्लोर प्लान है, जो आपका फ्रंट एलिवेशन है, जो आपके सेक्शंस हैं, जो आपकी स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स हैं, आपका फाउंडेशन का लेआउट प्लान है और बाकी जितने भी आपके आरसीसी मेंबर्स हैं उसका लेआउट प्लान है, उसकी आरसीसी की डिटेलिंग्स हैं, आपकी इंटीरियर की ड्राइंग्स हैं, आपकी एमईपी की ड्राइंग्स हैं, सभी को एनालिसिस करना है और निकालना है कि इस प्रोजेक्ट में हमें कौन कौन सा काम करना है। तभी तो आप क्वांटिटी निकालेंगे। जब तक काम ही नहीं आएगा तो क्वांटिटी किसकी निकालेंगे। इसी तरह से आप हाईवे के प्रोजेक्ट्स में देखेंगे तो उसमें भी अलग अलग ड्राइंग्स होती हैं। आपका टीसीएस होता है, एक रोड हाईवे एक्सप्रेसिव प्रोजेक्ट्स में आपके टीसीएस होते हैं, टिपिकल क्रॉस सेक्शंस, कि हम लोग कहाँ से लेके कहाँ तक, कौन से चैनल से लेके कौन से चैनल तक कौन सा टीसीएस यूज करेंगे। तो बहुत सारे टीसीएस होते हैं। इसके अलावा आपकी प्लान एंड प्रोफाइल की ड्राइंग्स होती हैं, उनको हमें एनालिसिस करना होता है, टीसीएस को एनालिसिस करना होता है, जिससे हमें पता चलता है कि कौन कौन सी लेयर्स आ रही हैं, उसकी थिकनेस क्या है, कितना हमें एम्बैकमेंट बनाना है, कितनी कटिंग करनी है, कितनी फिलिंग करनी है। इसके बाद आपकी रोड फर्नीचर्स की ड्राइंग्स आती हैं, जिसमें आपका रोड मार्किंग्स हो गई, क्रैश बैरियर हो गए, ट्रैफिक साइंस वगैरह हो, तो उन सबको एनालिसिस करके हमें चीज़ें करनी होती हैं। इसी तरह से आपके ब्रिज के प्रोजेक्ट्स में आपका फाउंडेशन हो गया, सब स्ट्रक्चर हो गया, सुपर स्ट्रक्चर हो गया, उन सब की ड्राइंग्स आती हैं। तो उनको प्रॉपर एनालिसिस करके हमें फाइंड आउट करना होता है कि अगर ये प्रोजेक्ट साइट पे एग्जीक्यूट होगा तो हमें ये काम करना पड़ेगा। तो ऐसे क्वांटिटी सर्वेयर आपको किसी भी प्रोजेक्ट में आइटम की समझ होनी चाहिए। और दूसरा, आपको ड्राइंग रीडिंग आना चाहिए। अगर आप ड्राइंग रीडिंग नहीं आएगी तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैं आपको हमेशा से बोलता आया हूँ कि ऐसे सिविल इंजीनियर आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आपको ड्राइंग समझ में आए। अगर आपको ड्राइंग समझ में आएगी तो आप साइट पे भी एग्जीक्यूशन करवा लेंगे और आप क्वांटिटी सर्वेइंग का भी काम कर लेंगे। तो हमने ड्राइंग्स को एनालिसिस किया तो हमारे सारे आइटम्स आ गए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट शीट तैयार करते हैं। जितने भी हमारे पॉसिबल आइटम्स हैं सभी आइटम्स का हम लोग मेजरमेंट शीट तैयार करते हैं और ड्राइंग्स में जो भी उस आइटम की लेंथ, ब्रेड्थ और डेप्थ दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वांटिटी निकाल लेते हैं कि किसी प्रोजेक्ट में कौन कौन से आइटम बनने हैं और उसकी क्या क्वांटिटी होगी। अगर आपका साइट क्लीनिंग है तो कितने मीटर स्क्वायर होगा, आपका अर्थवर्क है तो कितने मीटर की होगा। ये सब कैसे निकालते हैं, ड्राइंग को पढ़ के उस आइटम की जो भी डायमेंशंस हैं, लेंथ, ब्रेड्थ, डेप्थ, उसका हम लोग कैलकुलेशन करके हम लोग आइटम निकाल लेते हैं, किस आइटम को कितनी क्वांटिटी में हमें साइट पे एग्जीक्यूट करना है। तो उसकी प्रॉपर मेजरमेंट शीट बनती है। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे होता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक मेजरमेंट शीट बनती है। यहाँ पे देखेंगे हमने एक बिल्डिंग प्रोजेक्ट का पूरा मेजरमेंट शीट यहाँ पे बना रखा है। तो ये मेजरमेंट शीट का स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है जिसमें हम सभी आइटम्स को मेंशन कर रहे होते हैं कि किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में, चाहे वो बिल्डिंग का हो, चाहे हाईवे का हो, चाहे ब्रिज का हो, कि उस बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स में कौन कौन से आइटम बनेंगे ताकि वो प्रोजेक्ट साइट पे कंप्लीट हो सके। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। यहाँ पे आप सीरियल नंबर लिख सकते हैं या फिर उस आइटम का एज पर शेड्यूल ऑफ रेट, एज पर मॉर्थ कोई स्टैंडर्ड नंबर है तो वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आपका आइटम डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, ये आपका यूनिट है कि कुछ उस आइटम को हम किस में मेजर कर रहे हैं। यहाँ पे आपका नंबर ऑफ मेंबर आ जाएगा, यहाँ पे आपका लेंथ आ जाएगा, यहाँ पे आपकी ब्रेथ आ जाएगी, डेप्थ आ जाएगी, जो कि हम लोग ड्राइंग से निकाल के रखेंगे और यहाँ पे हम लोग क्वांटिटी निकाल लेंगे और यहाँ पे आपकी टोटल क्वांटिटी आ जाएगी। तो इस तरह से ये हमारा स्टैंडर्ड मेजरमेंट शीट बनता है जिससे हमें पता चलता है कि हमें किस प्रोजेक्ट में कौन सा आइटम कितनी क्वांटिटी में हमें एग्जीक्यूट करना होगा। तो जैसे ये देखेंगे हमारा ये बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है तो इसमें सबसे पहले आपका साइट क्लीनिंग होता है जिसको हम लोग टेक्निकल भाषा में सरफेस ड्रेसिंग बोलते हैं। तो ये देखेंगे सरफेस ड्रेसिंग हमारा कितना हो रहा है, आपका 231 मीटर स्क्वायर हो रहा है। इसके बाद देखेंगे आपका अर्थवर्क एक्सकवेशन हो रहा है। छोटा सा प्रोजेक्ट है तो उसमें 3 फुटिंग है जो कि करीबन 20 नंबर की है और इसमें देखेंगे आप करीबन आपका 176 मीटर की अर्थवर्क एक्सकवेशन हो रहा है। इसके बाद इसमें हमारा स्टोन सॉलिंग है जो कि हम लोग पीसीसी करने से पहले करते हैं किसी प्रोजेक्ट में, ये आपका 12.68 मीटर की हो रहा है। तो इस तरह से एक बिल्डिंग प्रोजेक्ट में जितने भी आइटम्स बनने वाले हैं ताकि हम उस प्रोजेक्ट को साइट पे एग्जीक्यूट कर सकें, वो सारे आइटम्स आप देखेंगे हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं कि हमें कौन कौन सा आइटम साइट पे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा और उस आइटम की कितनी क्वांटिटी होगी। वो सारी क्वांटिटी आपको यहाँ पे ये मिल जाएगी। देखेंगे ये सारी क्वांटिटी है आपकी।
किस आइटम को कितनी क्वांटिटी में हमें एग्जीक्यूट करना है। तो ये आपका मेजरमेंट शीट होता है। तो सबसे पहले हमें ऐसे क्वांटिटी सर्वेयर आपको मेजरमेंट शीट तैयार करनी होती है, चाहे आप बिल्डिंग में हो, चाहे आप हाईवे में हो, चाहे आप ब्रिज में हो। तो उस प्रोजेक्ट को साइट पे एग्जीक्यूट करना है तो कौन कौन से आइटम बनेंगे और उसकी कितनी क्वांटिटी होगी, तो ये काम हमें करना होता है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि क्या काम करना है और कितनी क्वांटिटी में काम करना है। आगे चलते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमने मेजरमेंट शीट बनाया, तो वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, हमें क्वांटिटी के पता चल जाएगा कि किसी प्रोजेक्ट में कौन सा आइटम कितनी क्वांटिटी में एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद आप देखेंगे हम लोग क्या करते हैं। तो हमने काम निकाल लिया कि किसी प्रोजेक्ट में क्या काम करना है और कितनी क्वांटिटी में निकालना है। अब हम आगे चलते हैं कि जो काम हमें करना है उस काम का क्या रेट होगा। तो इसके लिए हमें रेट एनालिसिस भी आना चाहिए। तो अगला काम हमारा क्या है, रेट एनालिसिस का। जितने भी आपके पॉसिबल आइटम्स बन रहे हैं सभी आइटम का हमें रेट एनालिसिस करना होता है, जो कि कॉस्टिंग का पार्ट होता है। रेट एनालिसिस में आपको अगर आसान भाषा में समझाऊं तो रेट एनालिसिस जस्ट अ प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस वी फाइंड आउट द यूनिट रेट ऑफ अ पर्टिकुलर आइटम। आप कोई भी काम करने जा रहे हैं तो उस काम में इंक्लूडिंग मटेरियल, मैन पावर यानी लेबर, मशीनरी, आपका टैक्सेस, आपके सारे कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, ओवरहेड और इन सब को मिला के कितना किसी आइटम का कॉस्ट हो सकता है, तो वो हम रेट एनालिसिस में फाइंड आउट करते हैं। तो हर एक आइटम की हमें रेट एनालिसिस करनी है ताकि हमें पता चल सके कि उस आइटम को जब हम साइट पे एग्जीक्यूट करेंगे तो उसमें कितना पैसा लगेगा और उसमें हमारा कितना पैसा बचेगा ऐसे प्रॉफिट। तो हमें रेट एनालिसिस करना होता है। अब रेट एनालिसिस हम कैसे कर सकते हैं, तो रेट एनालिसिस करने के लिए भी हमारे पास 3-4 चीज़ें होती हैं जिसका रेफरेंस लेके आप रेट एनालिसिस कर सकते हैं। तो रेट एनालिसिस करने के लिए आप देखेंगे या तो आपको डायरेक्टली रेट मिल जाते हैं। जितने भी आपकी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं सबका पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट है तो उनका अपना एसओआर होता है। जैसे आपका दिल्ली है तो दिल्ली का शेड्यूल ऑफ रेट होता है। आपका हरियाणा है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा किस तरह से होता है। आपकी हरियाणा गवर्नमेंट है उसका अपना शेड्यूल ऑफ रेट होता है, एचएसआर हरियाणा शेड्यूल ऑफ रेट। यूपी गवर्नमेंट का अपना शेड्यूल ऑफ रेट होता है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का अपना शेड्यूल ऑफ रेट होता है। तो हर स्टेट गवर्नमेंट का एक अपना शेड्यूल ऑफ रेट होता है जो कि एक कोड बुक होती है जिसमें वो हर 1-2 साल में अपने रेट को रिवाइज करते हैं। आप किसी भी एसओआर को देखेंगे तो उसमें आपको सारा रेट मिल जाएगा कि मटेरियल का क्या रेट है, लेबर का क्या रेट है, मशीनरी का क्या रेट है। और इसके साथ साथ एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में भले आप बिल्डिंग का बनाएं, आप भले ही आप हाईवे का बनाएं या फिर ब्रिज का बनाएं, इस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में जितने भी आइटम्स होते हैं ऑलमोस्ट सभी आइटम का आपको यहाँ पे रेट मिल रहा होता है जो कि गवर्नमेंट के रेट होते हैं। आपको मैं बता रहा हूँ, मतलब गाय के गोबर से लेके और आपका जेसीबी तक, बड़ी से बड़ी मशीनरी तक, सभी का आपको इसमें रेट मिल जाएगा, पूरा एनालिसिस मिल जाएगा। तो आप चाहें तो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का, जिस स्टेट गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट, आप यूपी में प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसका उठा लीजिए, आप एमपी में कर रहे हैं तो उसका उठा लीजिए, आप दिल्ली में बैठे हैं तो उसका उठा लीजिए। तो वहाँ से आपको एक रेफरेंस मिल जाएगा। और भी अगर आप डिटेल में करना चाहते हैं तो फिर हमारे पास AOR होता है, एनालिसिस ऑफ रेट, जो कि CPWD का होता है, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया का। जो आप एनालिसिस ऑफ रेट देखेंगे वो आपका 2 वॉल्यूम में आता है, एक वॉल्यूम फर्स्ट होता है, एक वॉल्यूम सेकंड होता है, जो कि SOR का डिटेल वर्जन होता है। इसमें आपको हर एक आइटम का रेट बहुत ही डिटेल में दिया रहता है डेरिवेशन के साथ, कि अगर किसी आइटम का रेट, जैसे फॉर अर्थवर्क एक्सकवेशन है तो उसका रेट मान लेते हैं कि आपका 200 रुपये पर मीटर क्यूब है, तो 200 रुपये पर मीटर क्यूब कैसे आया, उसमें हमने कितना लेबर लगाया, कितना मशीनरी लगाया, कितना प्रॉफिट लगाया, कितना टैक्स लगाया, सब पूरा डिटेल एनालिसिस होता है आपका AOR में। तो AOR जो कि CPWD का है, किसी गीता कुरान बाइबल से कम नहीं है किसी सिविल इंजीनियर के लिए। अगर आप बिल्डिंग्स में काम कर रहे हैं तो AOR आपको पढ़ना चाहिए, वो आपका ऐसे सिविल इंजीनियर जन्म सिद्ध अधिकार है, उसको पढ़िए, एनालिसिस करिए, तो आपको आइटम की किस काम में कौन से आइटम बन रहे हैं और उसकी मेजरमेंट कैसे हो रही है, उसका पूरा एनालिसिस कैसे हो रहा है आपको पता चल जाएगा। और अगर आप हाईवे के प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं, आप नेशनल हाईवे में काम कर रहे हैं, नेशनल एक्सप्रेस में काम कर रहे हैं, तो मॉर्थ होता है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे, उसकी पूरी कोड बुक आती है, उसमें सारा डिटेल दिया रहता है कि कौन से आइटम बनेंगे और उसकी क्या रेट होगी। तो वहाँ से आप रेफरेंस ले सकते हैं। और कुछ भी नहीं है, आप मार्केट में काम कर रहे हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्टर हैं, ऐसे बिल्डर हैं, तो आप मार्केट से रेट उठा सकते हैं कि मार्केट में किस चीज़ का क्या रेट चल रहा है। आपको पता है मार्केट में 32 कॉन्ट्रैक्टर है, तो आप पता कर लीजिए कि भाई किसी, जैसे आपको पेंटिंग करवानी, तो पेंटिंग करने के आप 4 कॉन्ट्रैक्टर पकड़ लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि पेंटिंग का क्या रेट चल रहा है। तो हर एक आइटम का आपको वहाँ से रेट पता चल जाएगा मार्केट का, तो आप उसका रेफरेंस ले सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें जिसका रेफरेंस लेके आप किसी भी आइटम का रेट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये पूरा एनालिसिस करेंगे तो यहाँ से आपको रेट पता चल जाएगा कि किसी काम का क्या रेट होगा, तो यहाँ से हमें रेट पता चल जाएगा। अब हमारे पास दोनों चीज़ें आ गई हैं कि किसी प्रोजेक्ट में क्या काम करना है वो भी आ गया है, कितनी क्वांटिटी में करना है वो भी आ गया है, और उस क्वांटिटी का क्या रेट है वो भी आ गया। तो अब इनको समराइज करके हमें क्या बनाना होता है, BOQ बनाना होता है, बिल ऑफ क्वांटिटी। अभी तक हमने जो भी काम किया है उस पूरे काम को हमें समराइज करके BOQ तैयार करना होता है,
एक्सेल सीट पे, जो कि एक क्वांटिटी सर्वेयर का अल्टीमेट गोल होता है। एक क्वांटिटी सर्वेयर जिसके लिए पैदा हुआ है उसका काम ही यही है कि वो बीओक्यू बनाए। अगर आपको ऐसे क्वांटिटी सर्वेयर आपको बीओक्यू बनाना नहीं आ रहा है तो यू आर नॉट अ सक्सेसफुल क्वांटिटी सर्वेयर, यू आर अ असिस्टेंट क्वांटिटी सर्वेयर। अदरवाइज आप लर्निंग फेज में, अभी आप सीख रहे हैं, आपका जन्म सिद्ध अधिकार है कि आप बीओक्यू बनाना सीखें, बिल ऑफ क्वांटिटी। तो ये सारा एनालिसिस करके हमने क्वांटिटी सर्वेइंग से क्वांटिटी निकाला, आपके आइटम्स निकाले कि एक प्रोजेक्ट्स में क्या आइटम बन रहे हैं, उसकी क्या क्वांटिटी हो रही है। फिर हमने रेट एनालिसिस किया तो वहाँ से रेट निकाला, तो आइटम आ गया, उसकी क्वांटिटी आ गई, उसका रेट आ गया। क्वांटिटी और रेट को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा। तो ये हमारा बीओक्यू होता है जो कि एक्सेल के फॉर्म में बनता है। बीओक्यू आपके प्रोजेक्ट का पूरा फाइनेंशियल डिटेल होता है कि उस प्रोजेक्ट में क्या होने वाला है। अगर मैं आपको बीओक्यू समझाऊं कि आसान भाषा में क्या होता है बीओक्यू, तो आप क्या समझेंगे? बीओक्यू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारे आइटम एक प्रॉपर सीक्वेंस में लिखे होते हैं कि आपका जो क्लाइंट है वो कॉन्ट्रैक्टर से साइट पे क्या काम कराना चाहता है, उस काम की क्या स्पेसिफिकेशन है, उस काम की क्या क्वांटिटी है, उस काम का क्या रेट है, वो सारी चीजें आपको बीओक्यू मिल जाएंगे। बीओक्यू आपके एक प्रोजेक्ट का पूरा फाइनेंशियल डिटेल आपको दे रहा होता है कि कौन सा काम कितनी रेट में कितना होना है। तो जब आप बीओक्यू बना के तैयार करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगने वाला है। तो यहाँ से हमारा एक एस्टिमेटेड अमाउंट आ जाएगा, हमारा एस्टिमेशन कंप्लीट हो जाएगा कि अगर आप बिल्डिंग का प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो बिल्डिंग के प्रोजेक्ट में इतना पैसा लगेगा, अगर आप हाईवे का प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसमें इतना पैसा लगेगा, आप ब्रिज का प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसमें इतना पैसा लगेगा। तो इतना पूरा प्रोसेस करने के बाद जब आप बीओक्यू बनाएंगे तब आपका एस्टिमेटेड अमाउंट निकल के आएगा। और ये चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए मेरे साथ एक्सेल में कि कैसे आपका बीओक्यू बनता है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमने अपना मेजरमेंट शीट तैयार किया था जिससे हमें पता चल रहा था कि हमें एक प्रोजेक्ट में क्या काम करना है और हमें कितनी क्वांटिटी में करना है। और इसके अलावा जितना भी हमारा स्टील रीइंफोर्समेंट का काम होता है तो हम सभी का इंडिविजुअल बीवीएस बनाते हैं। ये हमारा फुटिंग का बीवीएस है, कॉलम का बीवीएस है, प्लिंथ बीम का बीवीएस है, फर्स्ट फ्लोर का है, सेकेंड फ्लोर का है, और जितना भी एक प्रोजेक्ट में आरसीसी मेंबर होते हैं सबका हम बीवीएस बना के उसकी भी क्वांटिटी निकाल लेते हैं। और उसके बाद ये देखेंगे हमारा पूरा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इस तरह से आपका बीओक्यू बनता है। ये है हमारा बीओक्यू, बिल ऑफ क्वांटिटी, जो कि ऐसे क्वांटिटी सर्वेयर आपका अल्टीमेट गोल होना चाहिए। यहाँ पे हमने सीरियल नंबर लिखा हुआ है। इसके बाद आपका जो एसओआर है, अगर आप बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप किसी हाईवे प्रोजेक्ट में है, नेशनल हाईवे में, तो मॉर्थ का क्लॉज नंबर आ जाता है। कोई भी आइटम होता है तो उसका एक स्टैंडर्ड क्लॉज नंबर होता है एज पर एसओआर और एज पर मॉर्थ। और उसके बाद देखेंगे आपकी आइटम डिस्क्रिप्शन आ गई हैं कि हमें क्या काम करना है और उस काम का क्या मेजरमेंट होगा वो आ गया है, उस काम को कितनी क्वांटिटी में करना है वो आ गया है, जो कि मेजरमेंट शीट से हमने निकाल के रखा हुआ है। ठीक है ना, ये सारे आइटम हमने कहाँ से लिया है? मेजरमेंट शीट से, जो कि हमने यहाँ पे बनाया था। ये देखेंगे, ये मेजरमेंट शीट से हमने सारे आइटम्स उठाए हुए हैं। किस काम का क्या यूनिट होगा, किस काम की क्या क्वांटिटी होगी, ये सारी चीज़ें हमने मेजरमेंट शीट से यहाँ पे लिख के रखी हुई हैं, लिंक की हुई हैं, सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक हैं। तो ये देखेंगे, ये आपका पूरा आइटम डिस्क्रिप्शन है। और इसके अलावा हमने रेट एनालिसिस किया तो वहाँ से आपका रेट आ गया, क्वांटिटी और रेट को हमने मल्टीप्लाई किया तो आपका अमाउंट आ गया। और एट द एंड देखेंगे तो इस प्रोजेक्ट का पूरा ये एस्टिमेटेड कॉस्ट है, जो कि आपको करीबन 47,21,747 रुपीज़ आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये पूरा एक प्रोसेस होता है किसी भी प्रोजेक्ट के क्वांटिटी सर्वेइंग करने का। जैसा मैंने आपको बोला था वैसे मैंने आपको करके दिखाया, पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया है कि किसी प्रोजेक्ट का क्वांटिटी सर्वेइंग कैसे होगा। ये मैटर नहीं करता कि बिल्डिंग है, हाईवे है, ब्रिज है, बस आपको आइटम की समझ होनी चाहिए और आपको ड्राइंग पढ़ना आना चाहिए। तो आप सबसे पहले ड्राइंग को एनालिसिस करिए और देखिए कि इस प्रोजेक्ट को साइट पे एग्जीक्यूट करना है तो क्या क्या काम करना पड़ेगा। उसकी सबसे पहले आप मेजरमेंट शीट तैयार करिए और मेजरमेंट शीट तैयार करने के बाद आपको आइटम और क्वांटिटी की समझ हो जाएगी। उसके बाद आप रेट निकाल लीजिए और जब ये तीनों चीज़ें आ जाएँ, आइटम, क्वान्टिटी और आपका रेट, तो इनको आप इस एब्स्ट्रैक्ट शीट में या फिर बोले ये आपका बीओक्यू होता है, इसमें समराइज कर दीजिए। तो आपका ये पूरा एक एस्टिमेटेड कॉस्ट बन के निकल आएगी कि उस प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के बिहाफ पे आपकी गवर्नमेंट्स और आपके अलग अलग क्लाइंट्स, बिल्डर्स आपके प्रोजेक्ट का टेंडर रिलीज़ कर रहे होते हैं। इसके बिना कोई भी आपका टेंडर रिलीज़ नहीं होता है। जब भी गवर्नमेंट कोई भी टेंडर रिलीज़ करती है तो ई टेंडरिंग की वेबसाइट पे सबसे पहले आपका ये बीओक्यू, जो कि एक्सेल के फॉर्म में होता है, और आपके टेंडर डॉक्यूमेंट जो आपके पीडीएफ के फॉर्म में होते हैं, उसको अपलोड कर रही होती है। और उसके बाद जो आपके कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो वहाँ से इसी बीओक्यू को डाउनलोड कर लेते हैं। आप भी चाहें तो किसी भी टेंडर की वेबसाइट पर जाके आप वहाँ से इस तरह का बीओक्यू डाउनलोड कर सकते हैं, उसको एनालिसिस कर सकते हैं। और जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं इसी बीओक्यू में अपना रेट डाल के अपनी बिड सबमिट कर देते हैं। जो सबसे लोएस्ट कोटेड कॉन्ट्रैक्टर होता है उसको ये टेंडर मिल रहा होता है, फिर साइट पे कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से मैंने आपको पूरा प्रोसेस समराइज कर दिया है कि किस तरह से
आपका क्वांटिटी सर्वेइंग का काम होता है। और दोस्तों अभी आप कॉलेज में हैं, साइट पे काम कर रहे हैं, साइट इंजीनियरिंग से परेशान हो गए हैं, साइट पे धूल खाते खाते परेशान हो गए हैं, आप अपनी प्रोफाइल को चेंज करना चाहते हैं, आप क्वांटिटी सर्वेयर बनना चाहते हैं, आप बिलिंग इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए हम लोग 1 अगस्त को एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं ऑनलाइन, जो कि शाम को 8 से 9 और 9 से 10 होगा। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप नॉन वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी के लिए शाम को 8 से 9 और 9 से 10 में हम लोग क्वांटिटी सर्वेइंग के बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि ऑनलाइन होंगे। जूम मीटिंग ऐप पे आप हमारे साथ लाइव इंटरेक्शन कर रहे होंगे, और इन सब की डिटेल इंक्वायरी के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल रहा होगा, आप वहाँ पे कॉल करके अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं और डिटेल में इसकी जानकारी पा सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे आप लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच।